कैसा केस आप अपने दिमाग में सोचते हो कि एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है या काम कर सकता है? किस तरह का केस हो सकता है? बंदी मेरे पास आती है एक नेचुरल पोस्ट मैट्रिमोनियल की केस की तरह। वो कहता है मैं ऑफिस से आता हूँ, जिम पे चले जाता हूँ, आ जाता हूँ। रोज एक घर में जाता है तो वहां पर एक लड़की रहती है जिसकी उम्र उससे आधी है। ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, ये तो अकेली रहती है। मैं तो आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपको डिटेक्टिव हायर क्यों करना है, आपका पर्पस क्या है? जब तक आप मुझे अपना पर्पस नहीं बताओगे, मैं आगे आपको सॉल्यूशंस नहीं दे सकता। आजकल हम भी देखते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स या फैमिली में मैट्रिमोनियल अलायंस होते हैं और पिछले पोस्ट कोविड तो हमने देखा है कि 8, 10, 12 महीने मैरिजेस चल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस, प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन आजकल सिर्फ इसलिए नहीं रह गई है कि कोई सस्पिशन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन। आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट बी द चेंज पॉडकास्ट में एक और चेंज मेकर, बल्कि यूँ कहें कि आज चेंज मेकर दो हैं हमारे साथ। बहुत ही यूनिक एपिसोड होने वाला है और एक चेंज मेकर्स का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आपने बहुत कम देखा होगा किसी भी प्रोफेशन में। फादर एंड सन देखा होगा आपने, लेकिन आज हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है फादर एंड डॉटर, जो अपनी लगभग 40 साल से फादर अपनी डिटेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। और इनके साथ इनकी डॉटर तान्या पुरी, वो भी काम कर रही हैं और बहुत ही आज मज़ा आने वाला है और हम ऐसी कुछ बातें करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, शायद हमें भी कभी ना कभी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए मिलते हैं आज के चेंज मेकर बलदेव पुरी जी और तान्या पुरी जी। थैंक यू सो मच। सर, पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोनों ने टाइम निकाला मेरे लिए। इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। प्लेजर, थैंक यू। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को डिटेक्टिव हायर करना है, पहला प्रश्न ही मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पूछता हूँ कि अगर मुझे डिटेक्टिव हायर करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? थैंक यू, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर मुझे कोई डिटेक्टिव हायर करना है तो क्या प्रोसेस है। मैं तो आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपको डिटेक्टिव हायर क्यों करना है, आपका पर्पस क्या है। जब तक आप मुझे अपना पर्पस नहीं बताओगे, राइट, मैं आगे आपको सॉल्यूशंस नहीं दे सकता। डिटेक्टिव हायर करने का मतलब होता है एक रिसर्च वर्क, दूसरे आदमी के ऊपर को एक रिसर्च वर्क करवानी है, एक चेक कराना है जो आपके डाउट्स है। तो उस डाउट्स को देखा जाता है। जी। हमारी इनिशियल जो हमारी डिस्कशन होती है, फर्स्ट मीटिंग जो हमारी होती है, वो 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक चलती है। उसका एक लॉजिक क्या होता है, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कब कब इसे हुआ, ये इसका सिर्फ डाउट है या इसका ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है जो ये चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन और मुझे कोई प्रूफ मिले। अगर वो कोई मैरिटल केस है तो इसकी शादी कब हुई थी, अगर वो प्री मैरिज का केस है तो इसकी कितने ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, पहले इसका कोई रोका हुआ है या पहले इसका कोई टूटा है नहीं टूटा, इसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये किस तरह इसी को प्रॉब्लम आ रही है, इसने अपने 2-4 रोके तोड़ दिए या नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये कराने जा रहे डाउट हैं, क्यों जनरेट हो रहा है? डाउट क्योंकि क्या है कि जब तक आप रिसर्च वर्क नहीं करते हो, जब तक आप रिसर्च वर्क खुद अपने क्लाइंट के साथ बैठ के नहीं डिस्कशन करते हो, तो आप आगे काम नहीं कर सकते। तो जहां प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर बहुत सारे डॉट्स होते हैं, जो रेड डॉट्स होते हैं, रेड फ्लैग्स हैं, जो डॉट्स हैं, हमें उनको मिलाना है और हमें एक ब्रिज बनाना होता है उसके ऊपर, राइट। तो ये हमारी एक सोच होती है। तो सर, अभी भी यही है कि आपको अगर कैसे अप्रोच करते हैं लोग, मतलब आप 40 साल से लगभग इस प्रोफेशन में, जब आपने 86 में स्टार्ट किया तो तब ऐसा होगा कि केसेस का स्टाइल डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट। आज टाइम्स हैव चेंज, तो आज केसेस डिफरेंट है। तब और आप आज में क्या फ़र्क देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है उस समय और आज के फर्क में। उस समय तो पहले मैट्रिमोनियल होता ही नहीं, जी। राइट। आज मैट्रिमोनियल गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंटली, उस समय हमारे पास जो केसेस चलते थे, उस समय जो सोशल मीडिया था,
उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज की डेट में सोशल मीडिया की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में अवेयरनेस बहुत है। आज की डेट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही बहुत है एक फीमेल को, जो उस समय नहीं होती थी। वहां पर क्या होता था कि एक टाइम होता था कि भाई आपने अपना एक काम करना है, मैंने अपना एक काम करना है, मैं अपने काम कर रहा हूँ आप। लेकिन जो होम मेकर होते थे उनके पास ज्यादा ड्यूटी होती थी, राइट। उसको फाइनेंस भी देखना है, उसे मेडिकल भी देखना है, उसे हेल्थ भी देखना है, उसे सब कुछ देखना है घर का, राइट। तो दैट इज ऑल्सो, भले ही आपने सर्वेंट्स भी दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी सारी चीज होती थी। एक आपकी ड्यूटी जो थी वो आपस में बटी हुई थी, क्लियर क्लियर रोल्स थे। अब वो रोल्स मर्ज हो गए हैं। अब रोल्स मच, क्योंकि अब जो है जब दोनों बंदे कमाते हैं और दोनों बंदे इक्वल कमाते हैं, ठीक है, तो दो बॉस हो गए। और मैं तो कहता हूँ कि दो, एक शादी के अंदर एक मर्द होता है और एक औरत होती है, राइट। जनरली जो मैं बोलता हूँ कि 70-80% 90% आजकल यही चलता है, यही चीज है सिस्टम। आजकल दो मर्द है घर के अंदर, दो डिसीजन गिवर्स वाले हैं, उनके अपने एक डिसीजन है, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने काउंसलिंग सेक्टर्स भी खोला, ओके। जिसके अंदर हम प्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग करते हैं कि जो लोग शादी कराना चाहते हैं उनको किस तरह से लड़का क्या ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, हम सारी चीजें उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट काम ही चलता था। अब जैसे सर आपने बताया मेजरली प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल, मतलब मैट्रिमोनियल सबसे ज्यादा आपके पास मेजरली केसेस होंगे। उसमें सर अगर जैसे बच्चे आजकल हम भी देखते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स या फैमिली में मैट्रिमोनियल अलायंस होते हैं, और पिछले पोस्ट कोविड तो हमने देखा है कि 8, 10, 12 महीने मैरिजेस चल रही। क्या ये आपकी भी ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल सही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसका रीजन क्या है? प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस सर जैसे कम टाइम के लिए मैरिजेस चल रही हैं, और मतलब उसमें क्या कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई ना कोई फैक्ट्स को दबा दिया जाता है। मतलब ज़्यादातर हम लोग भी किसी ऐसे डिस्प्यूट्स को सुनते हैं या बैठते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई रेड फ्लैग्स थे पहले से, लेकिन उनको इग्नोर करके पेरेंट्स ने, बी इट फ्रॉम बॉयज साइड और गर्ल साइड, कुछ ना कुछ इग्नोर करके वो लोग आगे बढ़े। वो मतलब एंड में जब बात होती है तो वो कहते हैं यार मुझे डाउट तो हो रहा था, लेकिन फिर वहाँ रोल आता है आप जैसे लोगों का। एक्चुअली क्या चीज है, मैं ये सब लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई तो आप पोस्ट मैट्रिमोनियल में जरूर फंसोगे। अगर आप नहीं फंसे तो आपकी किस्मत बड़ी अच्छी। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, दैट प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन आजकल सिर्फ इसलिए नहीं रह गई है कि कोई सस्पिशन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन। आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक, राइट। वो ही नहीं लोगे तो आप इजीली उस इमोशन में बह जाओगे और आपको पता ही नहीं होगा आपको एक्चुअली किन फैक्टर्स को चेक करना है। सर मैं अगर बिल्कुल जैसे ऑडियंस है, हमारे घर के लोग हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे किसी का भी लेट से कल को हम भी फैमिली में बच्चों के लिए देखते हैं, हम लोग एक स्टेज पे आने के बाद सोचते हैं कि हाँ भाई ये फैमिली हमें समझ आ रही है, तो उसके लिए फिर भी एक डबल चेक किसी से, थर्ड पार्टी से, एज एजेंसी आप जैसों के लिए, तो अगर आप रिवील करना चाहें तो उसके क्या चार्जेस होते हैं और क्या टाइम में आप लोग कर देते हैं? प्री मैट्रिमोनियल में जैसे आपने बोला कि उसके क्या चार्जेस होते हैं, डिपेंड करता है, राइट। कौन आदमी काम कराना चाहता है, क्या क्या चीजें चाहता है, कितनी एक्यूरेसी चाहता है, कितना टाइम फ्रेम हमें दे सकता है काम करने के लिए, डेप्थ में चाहता है, कितनी डेप्थ में, उसकी एक्यूरेसी मींस कितनी, उसके कितनी। बट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 10,000 रुपीज। सी यहाँ पर 4 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है जो उसमें हम बायोडाटा को वैलिडेट भी करते हैं, जो उसने बायोडाटा दिया, अब उसे कहाँ से ये आया बायोडाटा, उसको मैट्रिमोनियल वेबसाइट से आया, उसको ये ऑफलाइन मैट्रिमोनियल किसी एजेंसी से आया जो अपनी एजेंसी खोल के बैठे हैं उन्होंने दिया, या इनको मंदिर से मिला, या इन्होंने आपस में कोई रिश्ता पसंद किया तो ये चाहते हैं फैमिली वाले हमारे पास आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अरेंज कब लव मैरिज इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उनके सोच अलग है, सब कुछ सिस्टम अलग है। यहाँ पर जब हमारे पास वो चीज आती है तो हम उसको एनालाइज करते हैं सबसे पहले, राइट, कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम उनको बता सकते हैं, जो उनके लिए फायदा होगा ये चीज करने के लिए, तो हम उस पैटर्न पे चलते हैं। दैट इज अ थिंग। अभी तक आपने इतने साल का, लगभग इट्स बीन 4 decades यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड को चुनाई क्यों?
कैसे आप आ गए, एक्सीडेंटल था या इट वाज प्लान्ड, और आने के बाद आपके एक्सपीरियंस में कुछ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, उसके बारे में कुछ बताना। थैंक यू। आपने जो क्वेश्चन किया मुझे कि मैं इस फील्ड में कैसे आया, इस फील्ड में आने के लिए ना आपको अपना एक दिमाग वो शार्प रखना पड़ता है, आपको इसके लिए सोच रखनी पड़ती है, आपको प्लान करना पड़ता है, और आप जो होने चाहिए गो गेटर होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो बिन देयर। जब एक मूवी आई थी दैट इज कॉल्ड पूरब एंड पश्चिम, मनोज कुमार जी की मूवी, मैं और मेरे फादर ने इकट्ठी वो मूवी देखी। उसी टाइम मैंने अपना दिमाग बनाया कि आने वाले टाइम पे जो वेस्ट का कल्चर है वो हिंदुस्तान पे आएगा आएगा इन्फ्लुएंस करेगा। करेगा, और जो ईस्ट का कल्चर है वो वेस्ट पे घुसेगा। जो वेस्ट वाले हैं वो ईस्ट की तरफ जाएंगे, वो धार्मिक बन जाएंगे, वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। और जो वेस्ट वाले, जो ईस्ट वाले हैं वेस्ट और वेस्ट वाले ईस्ट, ये हमारे दिमाग। शायद भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात, वही वाली मूवी है। दैट इज राइट, यू आर राइट। तो जब मैंने मनोज कुमार की पिक्चर वो देखी और जब मैं बाहर आया, ठीक है, तो मैं सोचा कि यार ये अगर मैं करूं तो मैं कैसे करूंगा, इस चीज के ऊपर मैं कैसे काम करूंगा। तो वही हमारी फैमिली में डिस्कशन, सारी चीजें, सब कुछ। जो फिर मैं 1965 का बर्थ था मेरा, जो शाहरुख, सलमान और आमिर का है, सेम वही है, ईयर वही है हमारा, राइट। तो उस समय मैंने सोचा कि यार हमें ये प्रोफेशन को चूज करना चाहिए और मुझे अपने देखना चाहिए कि इस मंथ में, इस साल में, इस 5 साल के बाद, इस 10 साल के बाद मेरी प्रोग्रेस कैसे होगी। तो 86 में मैंने 75 रुपीज से काम स्टार्ट किया था। आज मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ। मैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं करता, मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ। लेकिन मेरी सोच उस वक्त ये थी कि ये हमारे पास कैसे बढ़ेगा, ये हमारा काम कैसे होगा, ये हम इस काम को कैसे करेंगे। एक आदमी गो गेटर होना चाहिए, एक आदमी एनालिटिकल स्किल्स उसकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका विजन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए जहाँ वो बैठा है उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, वो क्या देख कर आ रहा है, वो क्या चीज कर रहा है। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क ही हैज टू डू इट। जब तक आप किसी का रिसर्च वर्क नहीं करोगे आप कैसे सक्सेस लोगे। और जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमने खुद ही सारे काम किए थे। मैं एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड का लड़का हूँ, लड़का था, सॉरी आई एम नॉट, लड़का बोलूंगा मैं, अब मैं 60 साल का हो गया, राइट। देन ऑल्सो आई विल से द सेम थिंग। जब मैं इस फील्ड में आ रहा था, अपने फादर से जब मैंने डिस्कशन की, अपनी फैमिली में डिस्कशन की, तो दे से अबाउट दैट, दे सेड एट दैट टाइम कि बॉस अकाउंट्स के बंदे हो, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर आप जो भी करोगे कॉर्पोरेट के लिए काम करोगे। जब आप कॉर्पोरेट के लिए काम करोगे तो कॉर्पोरेट के काम के लिए आपको इनकम टैक्स की स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए, आपको आरओसी की स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए, आपको सेल टैक्स के बारे में सब पता होना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अपनी इंटर्नशिप कर लो। तो हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पकड़ा, साथ में अपनी कंपनी चलाई, इंटर्नशिप की। तो हम क्योंकि अकाउंटिंग में थे, हमने चूज भी ऐसी कंपनीज की जहां पर हमने काम किया कि उनका एक इन्वेस्टिगेशन सेल अलग से हो, जिसके बेस पे हमारी जो इंटरेक्शन है उनके साथ स्ट्रांग बन जाए, ठीक है कि नहीं। तो उस तरह से हमने अपने आप को उभारा, सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया, और आज आपके सामने, आपके पॉडकास्ट में हम बैठे हुए। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि हम जैसे अगर विदाउट इंफॉर्मेशन किसी की, कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है जो आपका सब्जेक्ट हो गया, उस सब्जेक्ट को तो इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मेरे पास स्पाइंग हो रही है, या इज इट लीगल, मतलब इंडिया में जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो हम जैसे किसी का पोस्ट मैरिटल कराते हैं या प्री मैरिटल कराते हैं, तो उसमें कोई लीगल ट्रबल्स नहीं आ सकते? बिल्कुल भी नहीं आ सकते लीगल ट्रबल्स, अगर आप एथिकली और अपने प्रोटोकॉल में दी गई चीज़ों को करते हैं। मैं सिर्फ मैट्रिमोनियल को लेके नहीं चलता, मैं एक एम्प्लॉयमेंट को लेके भी चलता हूँ। अगर एक मालिक ने काम करना है तो अपने साथ नेचुरली अपना स्टाफ रखेगा, अकेला तो काम करेगा नहीं, खुद तो काम करेगा नहीं कोई भी। जब वो स्टाफ रखता है तो वो ट्रस्ट करता है। 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल, 30-30 साल स्टाफ काम करता है, वही स्टाफ वाला काम करता है, और वो अपने साथ एक पैरेलल कंपनी खोल के बैठ जाता है। अब उसने नॉर्मल केसेस हैं ये। अब उसने एक अपना एम्पायर खड़ा किया, उसने दिन रात मेहनत की। 24 घंटे में से हो सकता है, जैसे मैंने 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे काम किया है एक टाइम पे, तो हो सकता है उसने भी काम किया हो इस तरह से, राइट। आज उसने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, उसमें एक चूहा घुस गया। अब वो धीरे 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 कुतरना स्टार्ट हो गया, वो धीरे 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 काम कर रहा, वो धीरे सारे से उसकी
प्लानिंग सारी खराब हो गई, सारा सिस्टम खराब हो गया, उसके बाद सेल आनी कम हो गई, उसके बाद सारी चीजें, अब उसने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। एम्प्लॉयमेंट हो वहाँ इलीगल कहाँ पर क्या चीज है? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को राइट है ना, हम क्लाइंट्स को ये समझाते हैं कि आप जो भी काम करते हो, अभी मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ, मैट्रिमोनियल पे जाऊंगा, 2 मिनट लूंगा सिर्फ। उस समय जब हम उसको बताते हैं तो हम कहते हैं ये फॉर्म सारे साइन कराओ इनसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रेंट पे रहते हैं, जो आपके एम्प्लॉइज है जी। आप उनसे साइन कराओ कि आपके घर पे कौन कौन से नंबर चल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट कौन से हैं, आप किस जगह पर रह रहे हो, रेंट कितना पे कर रहे हो, और आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं घर के अंदर, और आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। तो आप एक माइंड बनाते हो कि यार इस बंदे की इस तरह से यहाँ पर प्रोग्रेस हो गई, इसकी तनख्वाह इतनी है, अब इसके पास ये गाड़ी भी आ गई, अब इसने ये भी कर लिया, अपना घर भी अलग ले लिया जिसकी कीमत कम से कम 40-50 हजार रुपए होगी, उसका रेंट होगा उस जगह का। तो आपका एक दिमाग खड़ा हो जाता है, और आपने अपने सिस्टम को हर 3 महीने में वैलिडेट करना है, रिव्यू करना है, उनसे लेना है कि भाई अभी कुछ चेंज हो गया तो प्लीज हमारे वो चेंज को अपडेट करो। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट का काम, ठीक है। उसके बाद जो होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या करंट एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो लोग जाके मिलते हैं, जो देते हैं इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ड्राइंग्स भेज देते हैं आगे, जो सारी चीज बता देते हैं, जो टेंडर्स निकलता है उससे पहले उनके पास सारी खबर होती है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी त्रिशूल, उसमें भी ये हरकत की थी, ठीक है कि नहीं, संजीव कुमार की कंपनी में काम करता है, अमिताभ बच्चन को इन्फॉर्मेशन देता है। तो दिस हैपेंस, क्योंकि जो भी पिक्चरों में दिखाया जाता है सर वो तो समाज का आईना है ना, समाज का आईना है, वो एक्चुअली आपने कैसे लेना है वो आप सोचे। आप अपना दिमाग लगाएं, हर मूवी, हर गाना, हर आदमी से मिलना आपको एक नॉलेज देता है। आप ये मत सोचें कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास जो क्लाइंट आता है वो आपको बहुत नॉलेज देके जाता है। आप जिसके भी सामने टेबल के उस साइड जो बंदा बैठा है, आप ये मत सोचें कि वो बंदा बेवकूफ है, नहीं, क्योंकि वो भी टेबल के उसी साइड बैठा है जैसे आप टेबल के इस साइड बैठे हो, तो दोनों इक्वल है। तो एक दूसरे से नॉलेज देनी चाहिए। अब रह गया प्री मैट्रिमोनियल पे मैं आता हूँ। अगर मैट्रिमोनियल कॉन्सेप्ट को लेता हूँ, कहाँ पर प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बताओ कि पुलिस के पास जाएंगे फादर मदर, अगर उन्होंने लड़के की या लड़की की इन्वेस्टिगेशन करानी, वो आईबी के पास जाएंगे, वो रॉ के पास जाएंगे, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के पास। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन अगर अपने दायरे में काम करता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अगर अपनी सारी सीमाओं को नहीं उल्लंघन करता, तो वो लीगल है। जहां उसने सीमा उल्लंघन कर ली, अब सीमा उल्लंघन कैसे करेगा? हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं, बोलते कॉल रिकॉर्ड दे दो। किस लिए कॉल रिकॉर्ड चाहिए आपको? क्यों दे दें आपको, और क्यों निकालें हम? हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एथिकली में हमारे सिस्टम में ही नहीं आता ये। उस तरह से बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, उस तरह से आईटीआर की रिटर्न मांगते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट वी कांट गिव ना, दैट इज अ थिंग। इंडिविजुअल हैज टू सेट अ बाउंड्री फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये सारा ज्ञान मैंने अपनी बेटी को दिया। मैंने देखा कि मेरी बेटी की इस इंडस्ट्री में काफी रुचि है। मुझे याद आता है कि जब ये 10th की क्लास की परीक्षा दे रही थी, राइट, तो उस समय मैं किसी प्री मैरिटल के क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था, राइट। तो इसने मुझे बोला कि पापा अगर ये नहीं ये भी हो सकता है। मैं क्या, तुझे क्या नॉलेज है, तू तो अपना पढ़ाई कर रही है, ये वाला एंगल भी हो सकता ये एंगल भी आप बात कर सकते थे। मैं क्या, तुझे क्या पता? कि नहीं, आप बात करते हो, मैं सुन रही थी और मैंने सोचा। अभी नाउ जो थर्ड आदमी जो असेस करता है, वो बेटर असेस करता है एज कम्पेयर टू द, आपने बोल दिया, आपने डिस्कस कर लिया, मैंने कहा बात तो सही कह रही है। मैंने कहा अच्छा बता, अगर शादी करनी है तो क्या क्या पॉइंट्स हमें चेक कराने चाहिए। उस समय एक तान्या ने पूरा एक पेज बना के दिया, उसके पास एक पूरा A4 साइज का शीट था, आगे पीछे इसने पूरा बताया कि क्या क्या पॉइंट चेक कराने चाहिए हमें, क्या क्या चीजें हमें चेक करानी चाहिए। आई वाज शॉक्ड, आई सेड ये लड़की तो सही डायरेक्शन में जा रही है, इस लड़की को तो पता है इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। और अगर कल को इसने मेरी कंपनी को ज्वाइन किया, राइट, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि आज ये मेरे साथ भी काम करेगी उस समय। तो इसे फिर एक केस भी मिला, इसने एक केस अपने कॉलेज टाइम पे किया था, वो बड़ा फेमस था। वो बात की बात है, वो बात को बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे अपनी कि भाई क्यों लीगल है कि नहीं है, ये सारी चीजें लीगल है। अगर पोस्ट मैरिटल है, आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर किसी शादी करते हैं, आप 7 फेरे लेते हैं, तो आप एक दूसरे को सम्मान देते हैं, आप हर चीज को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, आप दूसरे को स्पेस देते हैं, आप दूसरे को सब कुछ करते हैं। तो कहाँ पर प्रॉब्लम है? जहां पर कोई चीज है, हाँ कई लोग बहाने बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ 60% लोग जो हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल के अंदर डाउट होता है लोगों को। लेकिन डाउट है तो डाउट किससे क्लियर करें? एक डिटेक्टिव कंपनी से। तो डिटेक्टिव कंपनी अगर एथिकली और प्रोटोकॉल में काम करती है और ढंग से काम करती है, तो उनको गाइड कर सकती है। अब उसके लिए पैसा भी क्लाइंट ने देना है, एक्यूरेसी भी क्लाइंट को पता होनी चाहिए,
उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी वो भी क्लाइंट को पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल कॉल इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल लीगल है ये। हाँ, वो चीज लीगल नहीं है जो आप उस बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेते हो। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने तान्या को ट्रेनिंग दी, तो घर में आपने केस स्टडीज तो इतनी देख ली होंगी कि लगभग जब आप फील्ड में आए तो आपको ना चाहते हुए 10-15 साल का एक्सपीरियंस तो अपने आप हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ तान्या, आप जब काम करती हैं तो आपको मतलब एज अ लेडी कुछ डिफरेंट चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि ये सुना नहीं कभी कि मतलब मूवीज में भी नहीं देखा कि कोई डिटेक्टिव लेडी है। मतलब मैं आपको शायद पहली बार देख रहा हूँ, और मतलब आपकी पर्सनालिटी से भी ये नहीं लग रहा कि आप कैसे, प्लान नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आप लोग कैसे। तो मुझे ये बताइए कि आप दोनों कॉम्बिनेशन कैसे आप प्लान करते हैं और कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सी आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये एक बहुत मेजर कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है लोगों के साथ, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि लड़की है, डिटेक्टिव कैसे बन गई। आई थिंक आपने जैसे बोला कि आपको देखकर नहीं लगता है, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू चैलेंजेस ऑल्सो, जो इंसान को लगता है उसको देखकर वो बता सकता है कि उनके काम में रुचि कितनी है या वो कितने किस तरीके से काम करते हैं। एंड आई थिंक दिस हैज़ वर्कड फॉर मी, बिकॉज इवेंचुअली लोग आपको एक तरीके से शुरू में अगर अंडरमाइन करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, आप उनको समझाते हैं कि आपको एक्चुअली में कितनी नॉलेज है और आप उनको हेल्प करते हैं एक सिचुएशन के थ्रू, that's when they understand. Or also I feel women are far more stronger when it comes to their intuitiveness, Yes. right? Their gut feeling. सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, मेरे जी। ख्याल से सबसे ज्यादा लेडीज में है। जी, और उसी का एक तरीके से फायदा उठाते हुए हमने ये कंपनी को स्ट्रक्चर किया, दैट इट इज बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। आज बहुत चेंज आया है कि पहले जो केसेस होते थे और अब में, पहले शायद एक लड़की के लिए सुन के कहते थे आप प्लीज किसी आदमी से बात कराएंगे, हम कंफर्टेबल नहीं है, और अब एक तरीके से उल्टा हो गया है। दे वांट टू टॉक टू अ वुमन बिकॉज दे से कि हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं अपने केसेस डिस्कस करने के लिए। दैट्स वेयर वी स्टेप इन। और मैं शायद पापा की तरह हमेशा से थी, माई ऑब्जर्वेशनल स्किल्स वर लाइक दैट, एंड मैं नेचुरली इंक्लाइन होती गई, एंड यू नो इस करियर के अंदर व्हेन आई एंटर्ड, सो आई रियलाइज दैट ओवर द इयर्स ये स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, वुमेन को जो इस इंडस्ट्री में स्पेस मिलती है वो पहले से बहुत बेटर है। यू नो किसी को कम नहीं समझा जाता आज के टाइम में। सर आप मुझे ये बताएं कि अब इतने साल के एक्सपीरियंस हुआ है आपको, बहुत सारे डिफरेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी आए होंगे और केसेस ऐसे आए होंगे, कुछ केसेस, कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आप अगर बताना चाहें जिस बहुत डिफरेंट लगा हो आपको, एज अ जब आपको क्लाइंट आया तो आपको लगा नहीं होगा कि ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। देखो, हम ऐसा कोई भी केस डिस्कस नहीं कर सकते जो हमने, क्योंकि हमारा एक एनडीए साइन होता है क्लाइंट्स के साथ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, राइट। और हम उनसे एक लेटर ऑफ अथॉरिटी लेते हैं। अब लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो कोई टॉम डिक एंड हैरी हमें नहीं दे सकता। लेटर ऑफ अथॉरिटी सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसका कंसर्न है उसके साथ। हस्बैंड है वाइफ के लिए देगा, वाइफ है हस्बैंड के लिए देगा, समथिंग लाइक दिस, रिलेशनशिप। अगर किसी ने कोई लेटर ऑफ अथॉरिटी हमें डाली हुई है तो हम उसके साथ एनडीए साइन करते हैं। जब हम उसके साथ एनडीए साइन करते हैं तो हम उसका ना नाम ले सकते हैं ना उसका केस बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा, ठीक है, वो एक जर्नल होगा, वो एक जर्नल होगा जिसके अंदर आपको लगेगा कि यस, जिस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, किस तरह के केसेस हम करते हैं, क्या क्या हम सोचते हैं, हमारा रूप क्या बेसिकली हमारा ढंग होता है, क्या चीज है, ऐसे कौन से केसेस हैं जिस तरह से हम काम करते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आपको कैसा केस आप अपने दिमाग में सोचते हो कि एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है या काम कर सकता है, किस तरह का केस हो सकता है, आप क्या सोचते हो? सर जनरल तो मैं ये सोचता हूँ ये मैरिज वाला जैसे हम देखते हैं पोस्ट मैरिज वो रहता है, लेकिन कई केसेस बहुत डिफरेंट, जैसे थ्रिलर सीरीज में भी देखे हैं, या दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे पता चला कि लड़के का एनआरआई है, कोई मेडिसिन चल रही है बचपन से, कोई ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पर बताया ही नहीं गया और सब कुछ वैसे ही चल रहा है और शादी के 4 साल बाद पता चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। और साथ में कुछ बिजनेस का, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप बन गई, वो बता गया, मतलब वन ऑफ द पार्टनर्स वो बिजनेस कर रहा था, सेकंड पार्टनर को उसने इन्वॉल्व कर लिया, सेकंड पार्टनर ने अपना इतना सारा बड़ा बता दिया, और वो जब आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स की बात आई या कुछ हुआ
तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत निकली। ये तो मैंने देखे हैं केसेस। कई ऐसे केसेस होते हैं जो केसेस के अंदर हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आई थी। अब एक इंडिविजुअल केस में हमने काम किया, इंडिविजुअल के पास 18 गाड़ियाँ थी, उसके पास 8 घर थे, राइट। जब उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई तो वो हमारे पास आया, राइट। उसने बोला कि मेरी पार्टनरशिप में ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? उसको ये पता ही नहीं था कि उन्होंने एक पैरेलल फर्म खोल ली। 3 पार्टनर थे, उन्होंने एक पैरेलल फर्म खोल ली और उस पैरेलल फर्म में काम होना स्टार्ट हो गया। जिस काम कंपनीज में इसको इन्वेस्टमेंट कराई थी, पार्टनरशिप जो फर्म थी जिसमें इस बंदे की इन्वेस्टमेंट थी, वहां पर धंधा ही आना कम हो, वो लॉसेस में जा रही है। वो लॉसेस में जा रही है। काम वही है, काम बड़ा, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था इस चीज का। जब उसको मालूम ही नहीं है इस चीज का तो वो क्या करेगा उस वक्त? जब उसने इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसे पता चला। जब उसे पता चला, भाई उसके मकान की तो कुर्की तक हो जानी थी, राइट। जब तक उसको चैलेंजेस पता नहीं चलेंगे, जब तक उसे चीजें पता नहीं समझ में, इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने जब सारे काम किए और उसे बताया कि यहाँ या ये प्रॉब्लम है तो यहाँ ये सॉल्व हो गया इस तरह से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि जब हम काम करते हैं हमें नहीं पता होता। जब इंडिविजुअल हमारे पास आता है वो अपना एक पॉइंट लेकर आता है, जैसे मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करानी है, जी आप मेरी वाइफ की मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कर दो। ये क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या इशू आ रहा है? नहीं मुझे ना टाइम नहीं देती है। टाइम नहीं देती से क्या मतलब? कहाँ पर टाइम नहीं देती है, क्या कितनी क्या रूटीन है उसका, कितने बजे जाती है? सेम इज विद द मर्द ऑल्सो, राइट। जब हम एक लड़की से डिस्कस कर रहे हैं या लड़के से डिस्कस कर रहे हैं, अब दूसरी पार्टी के बारे में सारा कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें उसी टाइम एनालाइज हो जाता है कि इस केस के अंदर सच्चाई क्या निकलने वाली है। लेकिन वी आर नॉट जजमेंटल। जब तक काम आप करोगे नहीं केस के ऊपर, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं। तो उस केस में हमें फिर एंड रिजल्ट एक डिफरेंट निकलता है। किसी केसेस के अंदर वो जो सोच रहा होता है या सोच रही होती है बिल्कुल करेक्ट निकलता है, ठीक है। उसका कोई अफेयर होता है, उसकी कोई फैमिली होती है अलग से, राइट। किसी केसेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये पोस्ट मैट्रिमोनियल की बात है सारी की सारी। आई थिंक हमारा काम इज टू प्रोवाइड फैक्ट्स, वेदर दे अपसेट समबडी या वो किसी को खुश करते हैं, वो केस के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब हम कुछ मैनिपुलेटेड जजमेंटल नहीं देते, it is factual whatever it is। ये नहीं समझते that I have a different lens to look at things। मेरी जनरेशन भी अलग है, मैं एक तरीके से केसेस को सॉल्व करती हूँ। ये काउंसलर की तो आपके साथ एक और चीज है ना कि आपको जो क्लाइंट मिल रहे हैं, करंट सिचुएशन, वो आप उनका माइंडसेट समझते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं और शायद ये नहीं समझ पाएंगे जो जेनजी का माइंड। और एक और बात है विच पापा ऑलवेज सेज, मैं सपोर्ट करती हूँ इस बात को। एक अच्छा डिटेक्टिव जब पहचानने का सबसे तरीका अच्छा ये होता है कि आप कितना बाकी लोगों के जैसे लगते हो। इफ यू स्टार्ट टू स्टैंड आउट, आप अच्छे डिटेक्टिव नहीं हो। दैट्स नॉट द वे आप इट वर्क्स। टोपी पहनी हुई है, हाथ में सिगार रखा हुआ है, आपने एक छड़ी रखी हुई है, बहुत ठीक है, आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, तो दूसरा आदमी आपको अलग से आइडेंटिफाई कर लेगा, यार ये जोकर अलग से नजर आ रहा है पूरी भीड़ में। अगर आप पूरी भीड़ में घुम जाते हो और कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जब आपने तान्या से क्वेश्चन किया था तो मैं आपको यही आंसर देने वाला था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि तान्या का क्वेश्चन था। रीजन इज ओनली दिस कि अगर भीड़ से अपने आप को आइडेंटिफाई अलग कर लिया आपने, तो आपने क्या किया? भीड़ में घूमो, भीड़ में घुस जाओ और आप भीड़ की तरह लगो और सारी चीजें निकाल के ले आओ। दैट इज कॉल्ड फैक्ट इन्फॉर्मेशन। यस। अगर आप उनके साथ रहेंगे तभी। हमने पीछे एक काम किया था जिसमें हमने एक फीमेल को अंडर कवर के थ्रू घर के अंदर लगाया, हायर किया। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें चेक करनी थी। यस, वो प्लांट किया। वो चेक करनी इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि वो हाई प्रोफाइल केस था, राइट। उसके अंदर जो है बेसिकली बंदा आता है, बंदा सारा काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी थी कि ये चीज करेक्ट है कि नहीं है। 100% सारा काम हुआ, 100% सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। सो दैट इज ऑल्सो वन। एक सेकंड केस जो मुझे याद आता है, जो एक किस्म का बहुत वियर्ड सा केस मुझे लगता है, उसमें बंदी मेरे पास आती है एक नेचुरल पोस्ट मैट्रिमोनियल की केस की तरह, वेरी नॉर्मल। शी डिस्कस, शी कॉल्ड मी, शी सेड मिस्टर पुरी आई वांट टू डिस्कस विद यू। I said, where are you? She said, I'm in Rajasthan. So I said, I'm in Delhi NCR. So you come over here, I'll pay you the money. I said, I'm not abhi nahi, but why don't you discuss first a case on the Google Meet video? तो हम उसके वीडियो लिंक पे डिस्कस करते हैं केस।
इट्स अ नॉर्मल केस। मेरा हस्बैंड जो है वो क्यों नहीं अपने मेरे को टाइम दे रहा, क्या नहीं है, एक नॉर्मल सा केस होता है ना, जैसे क्या करता है, ऑफिस में नौकरी करता है, सब कुछ है। अब एक अधिकारी जो गवर्नमेंट का अधिकारी है, उसकी ड्यूटी 5-6 बजे तक खत्म हो जाती है, वो रात को 10-11 बजे क्यों आ रहा है? एक उसको सबसे पहले होता है। दूसरा होता है मेरे हस्बैंड ने जिम ज्वाइन कर लिया, राइट, वो मुझे कहता है कि मैं रात को जिम से आ रहा हूँ, वो अपने साथ सारा अटायर लेके जाता है, ठीक है, वॉक वो बदल गई है। अब वो कहता है कि मैं तो अपने आप को फिट रखूंगा, वो जिम में चले जाता है, वो कहता है मैं ऑफिस से आता हूँ, जिम पे चले जाता हूँ, आ जाता हूँ। मुझे फील होता है कि मेरा हस्बैंड जो है कहीं पर इन्वॉल्व है, ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं सारी चीजें देखती हूँ तो मुझे सही नजर आ रहा है। मुझे तो कहीं कोई ऑफिस से निकला बंदा, जिम चला गया, जिम गया, उसके बाद घर आ गया, दैट्स इट। लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं दे पा रहा, मतलब कि मेरे से बात नहीं करता, मुझे कोई स्पेस नहीं देता, मेरे साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं करता, किसी तरह का वो इंटरेस्ट नहीं रखता, राइट। एक अपनी जगह बना रखी है, वहां पैसे रख देता है, देखो अब वही देखता रहता है कितने पैसे कम हो गए, और पैसे डाल देगा, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। I said, "Okay." मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें बेसिकली आप क्या चाहती है? कि मैं चाहती हूँ कुछ इंक्वायरी कर ली जाए, राइट, तो मुझे बताया जाए। तो मैं कहा इंक्वायरी तो इसमें सेट नहीं होगी, इंक्वायरी की जो परसेंटेज सक्सेस रेशियो होती है दैट इज हार्डली 70%, जो एक्यूरेसी पार्ट होता है, राइट, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंक्वायर कर रहे हो, आप उसे 100% करेक्ट कैसे बोल सकते हो? भले ही आपने अपनी तरफ से पूरी 100% करेक्ट कर लिया, आपने एक सोर्स से चेक कर लिया, दूसरे सोर्स से चेक कर लिया, तीसरे सोर्स से चेक कर लिया, ओके, जब वो 70% है। मैंने कहा यार एक्टिविटी वॉच है वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन वो उन दिनों के लिए, उतने घंटों के लिए जब हमने काम किया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, इस केस में ना इंक्वायरी नहीं जमेगी, ठीक है, इंक्वायरी हम क्या करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसके बारे में क्या पता कर लेंगे, तो मैडम आप ना इसकी सर्विलेंस ले लो शाम को। तो कहती है ठीक है, आप मुझे शाम को सर्विलेंस दे दो, लेकिन आते तो जिम पे ही हैं, जो काम होगा ना पूरी सिर्फ सारा दिन में ही होगा, शाम में नहीं हो सकता, वो इंक्वायरी से ही पता चलेगा, सर्विलेंस से नहीं पता चलेगा। आप कह रही हो तो मैं सर्विलेंस, आप कह रहे हो मैं सर्विलेंस एग्री कर लेती हूँ। अब उसने जब ये वर्ड बोला कि जो काम होगा दिन में होगा, मेरा दिमाग थोड़ा सा फिर घूमा, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं मॉर्निंग से सर्विलेंस में डाल देते हैं, रात को जब तक घर नहीं आ जाते तब तक सर्विलेंस में डालते हैं, राइट, तो आपकी इतनी शिफ्ट हो जाएंगी, आपकी ये कॉस्ट आएगी XYZ, हमने बताया, वो सारी चीज को एग्री कर गई। फाइनेंशियली दे वर वेरी मच इन फ्यूचर, दे वर वेरी गुड, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक, सो शी सेड नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई डू द नीडफुल, आप करो। बस लंच के बाद तो वो बंदा ऑफिस से ही निकल जाता था। वो सोच रही है कि मेरा हस्बैंड जो है वो इवनिंग में जिम जाएगा, लंच के बाद तो ऑफिस से निकल गया, ठीक है, उसकी 2 वीक की अगर सर्विलेंस है, 3 वीक की सर्विलेंस है, तो वो मुश्किल से 2 दिन तो जिम नहीं गया, अच्छा। 2 दिन तो जिम नहीं गया, वो रोज एक घर में जाता है, वो रोज एक घर में जाता है। अब हम बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं यार ये घर में है कौन, ठीक है, जब हम उसकी इंक्वायरी करते हैं उस घर की, तो हमें पता चलता है कि वहां पर एक लड़की रहती है जिसकी उम्र उससे आधी है, उसकी शादी को 20 साल हो गए होते हैं, राइट, उसकी उम्र उससे आधी है। प्रॉब्लम में हो जाता है यार, ये क्या चीज है, ये क्या कहानी है, एवरीथिंग इज देयर। नाउ जब हम उसको सर्च करते हैं, पता करते हैं, हम उसकी अपने अंडर कवर के थ्रू उसको चेक कराते हैं सारा, तो यार ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, ये तो अकेली रहती है। हम डोल्ड्रम में आ जाते हैं। अब ये बंदा इस प्रेग्नेंट फीमेल के पास जाके करता क्या है? वो ये 5-5-6 घंटे बैठ के क्या करता है? तो केस हमारा 2 से 3 हफ्ते का था, ये 1 हफ्ते में ही हमें सब पता चल जाता है। 1 हफ्ते की हम क्या करते हैं, वीकली या हर वीक के बाद एक रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, तो हम उनके साथ बैठते हैं, उसको रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, उसको सारा समझाते हैं, शी कम टू डेली, वी डिस्कस एवरीथिंग विद हर, right? So we show all the photographs and the video to her. Was this is a thing which has been happening over there. अब आप बताओ क्या करना है? पूरी सब इंक्वायरी करो जरा इसकी, वहां पर वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, कैसे क्या, क्योंकि वो कहीं जॉब तो करती नहीं है ना, उसके घर में कोई रहता है, तो मेरा हस्बैंड ही सारा घर चला रहा है उसका, ये बच्चा किसका है? मैं क्या ये अब इंक्वायरी में फिर नहीं होगा, इसके लिए एक्टिविटी वॉच होगी, और मुझे नहीं पता ये कौन से हॉस्पिटल में जाएगी, कब जाएगी, कौन सी मेडिकल मेडिसिन है, क्या चीज़ है, मुझे कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, कोई बात नहीं, आप करते रहो, दैट इज नॉट एन इशू, आप
फॉर्चुनेट था, उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है, कि उसे नेक्स्ट वीक के अंदर वो हॉस्पिटल में चले गए। जब वो हॉस्पिटल में चले गए, हमें डॉक्टर भी पता चल गया, हमें सब कुछ पता चल गया। वहाँ से हमने सारी प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ चेक की, उसमें उसी का नाम था। हमने जब एज अ फादर, एज अ हस्बैंड उस लड़की का, हस्बैंड, मतलब कि बच्चा जो होना है उसका फादर, हाँ उसका फादर, हमने जब उसको बताया, उसने वहाँ पर आई, देन उसने वहाँ पर सारा सिस्टम, सारा एनालाइज, वो सारी डिस्कशन की, शोर मचाया, सब कुछ किया। वो कहता मुझे रहने ही नहीं तेरे साथ, तू मुझे स्पेस ही नहीं देती, तू मेरे से इतनी इंक्वायरियां करती है, इतनी चीजें पूछती है, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं, मैं किसी तरह से तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, ये बच्चा मेरे, ये जो तूने करना कर ले। अब डिक्रिमिनल एक्ट है, डिक्रिमिनल है, क्योंकि पहले अभी तो लेटेस्ट ही कुछ हुआ है ना ऐसा। ठीक है कि नहीं, पहले तो ये क्रिमिनल आता था, अब ये डिक्रिमिनल है। सिविल सूट फाइल कर दे मेरे अगेंस्ट, मुझे तो डिवोर्स चाहिए तेरे साथ, मैं तू कर दे रही तो मैं कर देता हूँ। तो केस उल्टा पड़ जाता है। जब आप केस को चेक करने आते हो, जब हाँ। आप देखते हो कि भाई कब जाएगी बात, किस तरफ जाएगी, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम एनालाइज कर लेते हैं, हमें लगता है कि यार केस में शायद कुछ मिल जाए, हम अपने एक फिगर देते हैं कि हमें ये काम कराना चाहिए, हमें इस तरह से होना चाहिए, या हमें सक्सेस मिल सकती है। लेकिन जब एंड होता है तो आदमी एकदम हैरान हो जाता है। सर ठीक है, कई बार ना ऐसा भी होता होगा कि मतलब आपको एक गिल्ट फैक्टर भी, मतलब कभी ऐसा होता है कि यार ये चीज़, मतलब कई बार आप जैसे कोई क्लाइंट आया, उसने स्टार्ट करा कि मुझे ये पता कराना है, जैसे स्पेशली मैरिजेस वाले रिलेशन में, उसमें उसने कहा कि मुझे जैसे चेक रखना है। अब निकल के इतनी बड़ी बात आ जाए और उसको कन्वे करना टू अ क्लाइंट, क्योंकि एक आपके पर्सनल टर्म्स भी बन जाते हैं, प्लस आप भी एक सोशल पर्सन है, तो वो भी एक चैलेंज आता है कि देखो गिल्ट होता है, मैंने ये किसी न किसी पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था, ये वाला केस जो मैं लाइफ में कभी भूल नहीं सकता। इस केस में एक्चुअली हमारा काम शादियों को तोड़ना नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि डिटेक्टिव हायर कर लिया, आप अपनी मैरिजेस को बर्बाद कर दोगे, आप अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर दोगे, दिस इज ऑल रॉन्ग। डिटेक्टिव आपको फैक्ट बताता है, पहली चीज। दूसरा, डिटेक्टिव ये सोचता है कि मुझे कब क्या चीज कैसे रिवील करनी चाहिए, राइट। वो भी अपने आप में चैलेंज है। वो भी अपने आप में चैलेंज है। ये मैं केस कभी लाइफ में नहीं भूलूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा, राइट। आज मुझे 40 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, और मेरी उम्र 60 चल रही है। जितने साल में जिंदा रहूंगा ये केस भूलूंगा नहीं। मैंने इस मैरिज को बचाया, और मुझे अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था कि मैंने ये केस क्यों नहीं क्लाइंट के साथ उस समय डिस्कस कर दिया। अब मैं क्या करूं, राइट। क्लाइंट मेरे को कितनी गलत सोच रही है उस वक्त, अब मैं गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना ईगो, हमेशा आप पिछली पॉकेट में रखो, उसके ऊपर बैठ जाओ। ईगो कभी नहीं होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। आपको हमेशा कूल होना चाहिए। कूल दिखना ही नहीं है, कूल बनना भी है, अपनी सोच को लेके, अपनी समझ को लेके। एक बंदे उसके हस्बैंड के ऊपर केस करते हैं, वो कॉलेज गोइंग लड़कियों के साथ जाता है, उनको शॉपिंग कराता है, मॉल में जाता है, सब कुछ करता है, उनको घर छोड़ के आता है, वापस अपने ऑफिस में आ जाता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल रूटीन। वो कुछ करता नहीं है, लेकिन वो लड़कियों के साथ घूमता है, राइट। दैट इज हमारे पास सब फोटोग्राफ्स आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। एक दिन की बात होती है जब वो किसी मॉल में जाता है, राइट, और वो उस लड़की किसी लड़की को कुछ खरीद के दे रहा होता है। कोई दूसरा बंदा उसके कान में जाके बोलता है कि भाई साहब आपके पीछे एक बंदा लगा हुआ था। हमारे प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है, हमारे को सब्जेक्ट की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम आती है। आप किसी के घर के बाहर 10 मिनट से ज्यादा बंदा खड़ा नहीं कर सकते, यहाँ आपको इश्यूज आते हैं। यहाँ आपको दिक्कत आती है कि आप, उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई दूसरा पड़ोसी देख रहा होगा, ड्राइवर कोई, तो वो देख रहा होगा, तो वो पूछ लेगा, या वो 100 नंबर पे कॉल कर दे, एक बारी बता दे। तो इसलिए हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को लीगलाइज करो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को लाइसेंस दो कि ये काम हम कर सकते हैं। अब अपना लाइसेंस शो करें, तो उसके ऊपर हमारी एसोसिएशन काम कर रही है। एसोसिएशन का मैं नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल ओवर इंडिया का। मैं कोई उसका नहीं, किसी चैप्टर का नहीं हूँ, मैं पूरे नेशनल का हूँ। हमारी एसोसिएशन उस पर काम कर रही है, और बड़ी जल्दी उस पर हमें सक्सेस मिल जाएगी। अब जब काम कर रहे हो तुम, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें नजर आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं। हम जब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार ये वैसे तो इन्वॉल्व नहीं है फिजिकली,
लेकिन इसके बस है, शौक है। अब उसने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने हमारे लड़के के पास आ गया, उसने उसे इन्फॉर्मेशन दी, अपना पूरा पर्स खोल के दे दिया कि भैया तू ले ले पैसे, और तू जो है, मम्मी पता है कि तू मेरी वीडियो बना रहा है। पहले तो उसको धमकाया मैं 100 नंबर पे, बोलूँगा धमका रहा है, कोई बात नहीं, तू बुला 100 नंबर पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तू गलत काम तू कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अब वो बंदा हैरान होता है, वो बंदा तेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तू उसकी इन्फॉर्मेशन को छोड़, तू ये बता कि तू पुलिस कब बुला रहा है या मैं बुलाऊं। तो इससे कहता है कि अच्छा कौन काम कर रहा है, क्या चीज़ है, तो वो मेरे से डिस्कस कराता है, वो मेरे ऑफिस आता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे से सब मेरे को बोलता है, तो मैं उसे बोलता हूँ, मैंने कहा देख बॉस, जो मैं अभी इतने दिनों तेरी इन्वेस्टिगेशन करी है, हमारे पास प्रूफ तो हैं तेरे, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कि ऐसी हवा में बात। हवा में बात नहीं हो रही है, तो सही तू अपनी मैरिटल लाइफ बर्बाद कर रहा है, तू कर तो कुछ भी नहीं रहा उन लड़कियों के साथ, लेकिन तू सिर्फ घूम रहा है, तो तेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दोनों, लड़की भी और लड़का भी, जो सब्जेक्ट है और जो हमारा क्लाइंट है, बहुत पावरफुल लोग, बहुत पावरफुल लोग, फाइनेंशियली, पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार। कोई बात नहीं, जब उनसे डिस्कस करते है तो कुछ नहीं, लेकिन तू क्या इसको ठीक नहीं करता, कहाँ इशू आ रहा है? पहले तो वो मुझे भी पैसे ऑफर करता है, जैसे उसने लड़के को किए, लड़का मना करता है, मैं कहा देख बस ये काम नहीं होता हमारे यहाँ पर, हम बिकाऊ नहीं है, हम सर्विस के पैसे लेते हैं, हम किसी के लिए बिकते नहीं है, ना हमें कोई खरीद सकता है, तो बस आप अपना घर बनाओ, सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप कोर्ट में क्या होगा, क्या चीज़ नहीं होगी, उसकी कैसे प्रेजेंटेशन होगी, उसकी कैसे कैसे हमने वीडियो बना लिए हैं आपके, और हमने किससे क्या डिस्कशन कर ली है, आपको कुछ नहीं बता अभी। तो हमने कुछ चीज़ तो फ्लूक की और कुछ चीज़ रियल बोला हमने, राइट? तो उसको लगा ठीक है, कहता नहीं मुझे कुछ समय दे दो, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहा जहाँ प्रॉब्लम है अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करो और वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। अब 1 हफ्ता कंप्लीट आता है, वाइफ कहती है कि पूरी साहब कुछ मिला? अब पूरी साहब तो फंस गए। क्लाइंट ने पैसे खर्च किए, उसे मिलना चाहिए, अगर इसे वो ही चीज दे दी, उससे इसका कुछ होगा नहीं, लेकिन एक घर में बवाल और मचेगा, बवाल एक और मचेगा, घर के अंदर प्रॉब्लम्स और खड़ी होंगी। नाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? आई सेड मैम आई एम सॉरी, वी डिडंट गेट एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज might be that you got some wrong information, but he's roaming around with the clients also. They are also his doing. But we didn't need anything. Mr. Puri, you have your name in this industry. I said, yes. Your company is a big company. I said, I know. When I invested the money, I thought about that. I may get a result in 1 week or 2 weeks or maximum 3 weeks. I'm not satisfied in this 1 week period. Right? So I think we should part with each other very amicably and then अब एक दिल होता है ना, बता दें सारी चीजें कर दें, मन में एक आता होता है कि हाँ, एक होता है कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ये गालियां दे रही है, सहन कर लो, इसका घर अगर बच गया तो ये आने वाले टाइम पे हमारी फोटो लगाएगी, माला नहीं बनाएगी क्योंकि हम मरे नहीं है, लेकिन ये दिल से इज्जत करेगी हमारी। कई काम ऐसे होते हैं जो बिन बताए भी हो जाते हैं और शायद किसी को पता भी नहीं चलता है। और जब वो जा रही थी तो मैंने उसको ये बोला, मैं कहा मैम एक काम करे, मेरे से ना 1 हफ्ते के बाद डिस्कस जरूर कर लेंगे, आप जो सोच रही हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके तीसरे दिन बात आ फोन आ जाता है मुझे, मिस्टर पुरी चेंज तो मैं काफी देख रही हूँ, आपने ऐसा क्या किया? उसका पहला क्वेश्चन, आपने ऐसा क्या किया? मैंने क्या किया? आई हैव नॉट डन एनीथिंग। मैं कह दो आई थॉट अबाउट दैट देयर इज समथिंग, सो आई डिडंट गेट एनीथिंग, आई ओनली डिस्कस दैट थिंग। मैंने कहा आप करते रहो। इस तरह से वो मेरे से डिस्कस करती रही, मैं उसे बताता रहा, समय बीतता गया, समय बीता, उसकी फैमिली बिल्कुल करेक्ट हो गई, वो लड़का बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गया, ये बड़ी खुश, और ये मेरे ऑफिस में आती है, मैं इसे सारी फोटोग्राफ दिखाता हूँ। उस वक्त जब मैं उसे दिखाता हूँ तो लिटरली उसकी आंखों से आंसू आते हैं, कहती मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपका प्रोजेक्ट 3 हफ्ते का था, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते, आप मुझे मेरे को प्लीज करने की कोशिश करते, आप कुछ करते, तो आपने किसी चीज को रिटेलिएट नहीं किया, ठीक है, आपने कहीं पर तो एक गिल्ट था जो मेरा खत्म हुआ कि उसे पता चल गया, क्योंकि मैंने घर बचाया, और ऐसा मैंने एक नहीं, मैंने बहुत रिश्ते बचाए, मैंने प्री मैरिटल में भी बहुत रिश्ते बचाए हैं, गलत जगह पर शादी हो रही थी उसको रुकवाया, उसको क्या किया। तो सर बहुत बड़ा काम है, देखिए आज की आज सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो और अगर दूसरा पार्टी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, और अगर आप उसे चेक करते हो और आप क्लाइंट को बताते हो, और अगर एंड टाइम पे भी वो रिश्ता टूट जाता है,
वो बच जाता है, तो आपको इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि आपने अपना काम सही किया, आपने एक गलत आदमी के साथ रिश्ता होते हुए रोक लिया। बहुत बड़ी But बात है सर। बहुत बड़ी बात है, ऑनेस्टली बहुत बड़ी बात है, एंड वी फील प्राउड ऑन यू। सर अभी क्या होता है, मतलब रिसेंटली क्या, जैसे हम पोस्ट मैरिज तो देखिए होता ही है कई सारी चीज़ें, लेकिन प्री मैरिटल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है, स्पेशली विद फाइनेंसेस। बहुत ज़्यादा मतलब लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से, आजकल मिडलिस्टिक टाइम है तो सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें ना एक्स्ट्रा दिखा दी जाती हैं। कई फाइनेंसिस तो कई जगह कम भी दिखाए जाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो छुपाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हम हम्बल लड़की जो है ना उसके पास पावर ज्यादा है, वो फाइनेंसिस छुपाते हैं। वाइस वर्सा है। वो क्या करते हैं, अपने आप को लड़कों से पहले अलग कर देते हैं। फैमिली वाले सर बहुत केसेस अब देख रहे हैं हाँ, कि वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले लड़कों को अपने से अलग कर देते हैं, उसको प्रॉपर्टी से अलग कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो एक किराए के घर पे रह रहा है, उस घर पे उसकी डोली आती है, राइट, और उनपे शादी के कार्ड पे भी उसका कहीं नाम नहीं होता माँ बाप का। आजकल तो अच्छा, सिस्टम, अरे बहुत केसेस किए, बहुत। आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप सोसाइटी में क्या क्या, ताने मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतने 14 इयर्स आपको भी हो गए, तो आपने भी कितनी शेड्स देख ली सोसाइटी की, मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देयर इज अ ग्रे एरिया। तो कितनी ऐसे केसेस आपने, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी कोई स्पेशल केस अपना मेंशन करें। आई थिंक एक केस जो टॉप ऑफ माइंड मेरे पास है, दिल्ली का ही केस था कि लड़की की जो फैमिली है दे आर बोथ सेटल्ड इन दिल्ली, और बहुत नॉर्मल अपर मिडिल क्लास लोग और हम्बल लाइफस्टाइल, और लड़की की फैमिली का एक जनरल हमारे पास एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेक आया, इसलिए नहीं कि उनको कुछ बहुत सस्पिशन था। लड़की के फादर को ज़रूर एक बात करने में ऐसा लग रहा था कि आंखें नहीं मिलाता है, ज़्यादा बात एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं करता है, पूछो कुछ जवाब कुछ देता है। तो उन्होंने, वो लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें लग रहा है, मालूम नहीं है, नॉट श्योर, बट आप चेक कीजिए बिफोर वी गेट आवर डॉटर कमिटेड टू दिस बॉय। और जब हमने, हमारी एक जो जैसे होता है कि एक प्रोसेस की अबाउट 15-20 डेज का हमारा पीरियड था जिसमें हमने इंक्वायरी की, हमने सर्वेलेंस की, एक्टिविटी वॉच किया, हमें ये समझ में आया विच वाज, हमने सोचा भी नहीं था, आई थिंक हम लोग तो एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह जा रहे थे, चेक कर रहे थे पैरामीटर्स, कि उसका एक रिलेशनशिप है पिछले 8 साल से अपने कॉलेज के एक और लड़के के साथ। सो इट वाज अ सेम सेक्स रिलेशनशिप जिसमें वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार, कमिटमेंट सब चाहते थे, बट लड़के के पेरेंट्स को भी पता था, बट वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो इट वाज अ थिंग जो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली छुपाई गई, और वो चाहते थे कि सोसाइटी के सामने ये बात ना आए, तो वो ये शादी बहुत नॉर्मल तरीके से करना चाहते थे। ऑब्वियसली जैसे ही लड़की की फैमिली को ये पता चला, अलायंस आगे नहीं गया, बट दिस वाज सच अ शॉकिंग थिंग फॉर। ये तो हमने एक दो मूवीज में भी देखा है सेम केस ऐसा ना। ये लाइफ की रियलिटी है, एंड मूवीज में डिस्कशन तो सारी डिटेक्टिव से होती है भाई। आप ये मत सोचिए कि हम बॉलीवुड के लिए काम नहीं करते हैं, हम जो है बेसिकली हाई प्रोफाइल केसेस नहीं करते हैं, काफी डिस्कशंस हमसे फॉर होती दैट हैं। मैटर ये इतने आपके जो राइटर्स हैं, बहुत लोग हमसे डिस्कस भी करते हैं केसेस के बारे में लेकर, कोई डायरेक्टर्स भी हमसे डिस्कस करते हैं, राइट, कोई ऐसा केस समझाओ, कोई ऐसी चीज बताओ जो हम उस केस के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो हार्श रियलिटीज तो और ये चेंज रिप्रेजेंटेशन में आया है डिटेक्टिव्स के। पहले बादशाह जैसी मूवीज बनती थी जिसमें सिर्फ आउटफिट्स और जिसमें कुछ सब कुछ एग्जैजरेटेड, जो डिटेक्टिव की रियलिटी नहीं है। आज के जो डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस चीज में, दे वांट टू बी मोर रियलिस्टिक, सो दे शो अ लॉट ऑफ रियलिटी जो क्लोजर टू मतलब रियलिटी है बेसिकली, एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। कुछ जैसे सर्वेलेंस चेक होता है यहाँ पर, आप लोग इंटरनेशनली भी काम करते हैं। रिसेंटली आई हैव हर्ड कि कुछ, मतलब जैसे पिछले 4-5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा है कनाडा यूएस जाने का, पोस्ट कोविड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसमें भी ना एनआरआई मैरिजेस स्पेशली इन पंजाब एरिया, तो वो एनआरआई मैरिजेस का बड़ा क्रेज़ है कि भाई मुंडा उधर रहता है और असी ते साड़ी डॉटर जाएगी, वहाँ घर है, पेट्रोल पंप है, और बाद में कई बार चीज़ें मैंने भी देखी हैं कि बिल्कुल ही सिचुएशन है इतनी खतरनाक निकलती है। तो ऐसे केसेस में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, और ऐसे केसेस आपके पास आते हैं?
आते हैं हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं रिसेंटली। आई थिंक एक आपको याद है पापा न्यूजीलैंड वाला केस था, तो आई थिंक यही है दैट उनके हिसाब से तो वो शादी करके जा रही थे वहाँ पे, बट रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी यही थी कि उस लड़के की वहाँ पे बहुत टाइम से एक सेटल्ड फैमिली थी, बच्चा था, और वो उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ की एक इतनी अमीर लड़की के साथ शादी कर रहा था। उस एक एक ऐसा केस भी था जिस केस के अंदर एनआरआई ने जो अपनी फोटो भेजी थी वो यंग भेजी थी, और इन्होंने सारा यहाँ पर पक्का कर लिया। जब वो एनआरआई आया इंडिया में लैंड किया, जब उसकी शक्ल देखी तो परेशान हो गए कि यार ये क्या हुआ। का जब सब अलग ही अब था। जब उसका केस, अब शादी को 3 दिन रह गए और मेरे पास केस आता है, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, कहीं इसकी वहां पर शादी तो नहीं हुई। ये तो बड़ा लग रहा है उम्र से। जब हम पता करते हैं कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है उससे 3 साल छोटी तो उसकी लड़की है वहां पर, और तब भी वो शादी कर देते हैं। अब जब वो शादी कर देते हैं वहां पर, तो यहाँ पर अब इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम उनको मना करते हैं कभी कभी। अरे कभी समाज का डर और ये सारी चीजें ना मुझे समझ में नहीं आती हैं कि किसी ने किसी को रोटी नहीं खिलानी है। मैं कहता हूं कि आपने कुछ कमिट कर लिया, आपने कुछ कर लिया, आप 11 टाइम पे उसे अलग कर दो। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है मेरी लड़की के साथ या मेरे लड़के के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो आने वाले टाइम लोगों को समझ में आ जाएगी कि बॉस कहां पर वो गलती कर रहे हैं यार। क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक प्री मैट्रिमोनियल का, और इसमें अगर हमें आप 5 से 6 महीने का समय दे दो तो हम आपको एक एक चीज उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकते हैं। उसमें आपको फाइनेंशियल लगते हैं, उसमें आपको सब कुछ लगता है। अरे वो लड़के से शादी हो गई, वहां जब वहां गई वो लड़की, जब कुछ हुआ, फिर केसेस, फिर सब कुछ, फिर आप हमेशा ये बोलते हैं कि आप 20 लोग शादी पे कम बुला लो, वहां पैसे मत वेस्ट करो, बट क्योंकि आप यहाँ पे तो शादी तो बड़ी दिखाना एक, और ज्यादातर देखेंगे आप बड़ी बजट वाली मैरिजेस ही फील हो। ये पेनफुल ट्रूथ है सोसाइटी का ये लोग सिर्फ नहीं यूज, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द होटल्स में हम लोग मैरिजेस करें, लेकिन बैकग्राउंड मैं आपको अपने शहर के केसेस बताऊंगा 2 दिन। उसमें क्या हुआ कि पीछे से बैकग्राउंड कुछ नहीं है फैमिली का, लड़के के फादर का। 2-3 बार वो शहर से जा चुके हैं फाइनेंशियल फ्रॉड करके, लेकिन आज वो इस मतलब वो ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, जब वो अपर वाले ग्राफ पे है तो लग रहा है कि हाँ भाई। और शादी के 1 महीने बाद उनकी फाइनेंस कंपनी होती है, और लड़की फिर वापस वो सारे एब्सकॉन्डिंग तो सारा पैसा वो लड़की वालों से भी मांगते हैं। वो सर इन्वॉल्व कर लिया ना लड़की वालों को, लड़की के फादर से दोस्ती कर ली, बहुत हेफ्टी अमाउंट 15-20 करोड़ रुपए वो हो गया कि भाई एक परिवार तो है, अब तो बच्चे ही शादी हो रहे हैं। 15 दिन बाद लड़की भी घर आ गई, शादी के बाद ही सारा सिस्टम खराब हो गया। अब वो क्या किसको बोले। आज की डेट के अंदर लोगों को एक चीज की समझ जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले वो अपना ग्राफ चेक करें कि उनका ग्राफ क्या है, उसकी बच्चों को क्या क्या दिया उन्होंने लाइफ में, बच्ची की एजुकेशन कैसे हुई, लड़की है या लड़का है उसकी एजुकेशन कैसे हुई, उसके दोस्त पुराने कौन से हैं, उसका रिलेशन कितना स्ट्रांग है। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दें। आप खुद ये काम अपने घर पे कर सकते हैं। एक प्री मैरिटल अगर आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, वो लड़की है या लड़का है, आप ये देखें कि आप किस लेवल से आप किस लेवल तक पहुंचे। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, उसमें आपने ये चीज चेक करनी है कि आपने अपने बच्चों को सुविधाएं क्या क्या दी हुई है और आपका बच्चा कितना उससे इन्वॉल्व है। बहुत अमीर आदमी बहुत बड़ा जो मेरे पास आता है, एक्चुअली क्या चीज है, व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दैट, मैं बोलता हूँ अमीर आदमी ये चीज वो चीज, इट इज नॉट दैट कि मैं सुना रहा हूँ कि अमीर आदमियों ने काम, कई ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द गाय कम्स टू मी, पुरी साहब आप ऑफिस में हो? मैं कहा हाँ जी, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस, कैन आई टेक यूर 20 मिनट्स? मैं कहा हाँ जी। आया रिसेप्शन पे, उसने पैसे जमा करा दिए। उस समय मैं डायरेक्टर ऑफिस में अकेला नहीं बैठता था, मेरी एक रिसेप्शन पे लड़की होती थी, सब कुछ था एवरीथिंग। तो उसने मेरे पैसे जमा कराए, आ गया, नोटिस इट, मेरे पास आया, तो पूरी साहब husband and wife who are older to me in my, they have come with the 2 big files. I said what is this? कहते पूरी साहब इसमें एनालाइज करो कि मुझे लड़के को क्या देना और लड़की को क्या देना। नाउ
एक आदमी जो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है वो मेरे पास आता है ये डिसाइड करने के लिए कि आप मैं लड़की को क्या दूं और लड़के को क्या दूं। मैं ना एक किताब लिख सकता हूँ पूरी ऑफ, अगर मुझे परमिशन मिल जाए ना केसेस की, मैं किताब लिख सकता। इस केस की भी परमिशन है मेरे पास, वो ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि जब हमने पूरा का पूरा केस अंडरस्टैंड किया, कहता मैं क्या यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 20-25 दिन। जिस कंट्री में जाना उस कंट्री का वीजा, उस कंट्री में रहना खाना पीना सब आपका मेरा, राइट। आप जाओ, आपकी फीस में अलग से दूंगा, मुझे बताओ मैं इसमें बंटवारा कैसे करूं, लड़की को क्या दूं लड़के को क्या दूं। मैंने कहा देखो यार, नेम वाज मेहता। मैंने कहा मेहता साहब पॉसिबल नहीं है, मैं अपना धंधा छड़ के मैं बाहर चले अभी तो धंधा कर रहे हो। मैं कहा नहीं, इट इज नॉट दैट, आई हैव टू मीट द गाय ऑल्सो, आई हैव टू मीट एवरीबडी। आप देखोगे कम से कम 20-25 तो अभी मेरे व्हाट्सएप आ चुके होंगे, कॉल्स आ रही है, सब कुछ एंड एवरीथिंग। आई डोंट अलाउ एनीबॉडी टू स्पीक ऑन बिहाफ, ईदर शी पिक्स अप अ कॉल और आई पिक अप अ कॉल। सो मैं कहा जी पॉसिबल नहीं है, मैं रहांगा इत्थे रहांगा, इंडिया अंदर ही रहांगा, बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। गिवन मी ऑल द फाइल्स, आई वाज वर्किंग इन ओवर देयर, I've taken the off, but I was on the calls also. I was everything I was doing, but we have gone. Me and my wife has gone because she's also one of the director in my organization. That is also there. She's also doing the counselings like she is doing, right? So my one also love marriage. मैंने अपने भाई से पहले शादी की थी, ये भी बता दूं आपको, right? तो जब सारी चीजें ये मैटर हुई, सब कुछ हुआ, मैंने बोला कि ये दे ये मत दे, ये अपनी लड़की को दे, राइट, और ये अपने लड़के को मत देना क्योंकि तेरा काम खराब कर देगा वो लड़का। अब चला गया, कोई बात नहीं, अच्छा थैंक यू मुझे पैसे दिए एवरीथिंग। वो जो मैंने मना किया था वो उसने लड़के को दे ही दिया और उसकी कंपनी जीरो हो गई। वो एक बड़े बीसीओ प्रोजेक्ट थे उसमें नहीं, उसमें वो क्यों दिया उसने, जो उसने बाद में मुझे बताया कि तो पूरी साहब ये मेरे साथ रोज बैठता था, ये मेरे साथ जाता था, ये मेरे साथ आता था, इसको ज्यादा नॉलेज थी। लड़की तो आज तक मेरे पास उस प्रोजेक्ट में बैठी भी नहीं, उसे तो मालूम ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि मैं उस लड़की को दे दूं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कंपनी जीरो हुई है ना, दे दो उसको। मैं कहा दे दो, एक रिस्क ले लो, अभी तो कुछ भी रिस्क नहीं है, कंपनी खत्म हो गई आपकी, साली 200 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी आपकी, जीरो हो गई है। मैं कहा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने उसको दिया, उस लड़की ने फिर से खड़ा करना स्टार्ट कर दिया, आज वो कंपनी बहुत अच्छे करोड़ की कंपनी बनी है और आज की डेट में उस कंपनी का नाम है जो उस लड़की ने खड़ी। पुरी साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे दानिया जी ने बताया, आप भी कोई अपना ऐसा केस जो आपको दिल से छू गया हो या बिल्कुल एक झंझोड़ जाता है ना, कि आपको ऐसा लगा हो कि ये समाज में एक गलत उदाहरण है, कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि अनएक्सपेक्टेड टर्न ले गया? नहीं, अनएक्सपेक्टेड टर्न की बात नहीं होती है इसमें, ये होती है कि आज की डेट में आप सिर्फ बोलते ही हो लड़का लड़की समान है, या आप लड़की के लिए भी कुछ करते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ के अंदर आप क्या करते हो अपनी बेटी के लिए। आपने अगर अगर उसकी शादी कर दी तो इट डजंट मीन दैट आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च कर दिया तो वो आपकी वेल्थ का पार्ट देगी। आप अपनी लड़की को कितना देते हो और आप अपने लड़के को कितना देते हो, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज अ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो जो आप बात कह रहे हैं, ये मैं रेगुलर इसकी एडवोकेसी करता हूँ और मैं बहुत जगह बोलता हूँ और शायद कई बार लोगों को बुरी भी लग जाती है। देखिए, लेट्स सी कि अगर लड़का और लड़की हैं, ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं जहाँ पर ये इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, तो वो लड़के के लिए प्रेफरेंस एक अलग हो जाती है। और स्पेशली क्या होता है कि लड़का बिजनेस संभाल लेता है। कई केसेस में देख रहा हूँ कि सारी फैक्ट्रीज फिर वो लड़का बैठ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फादर बेटी का आने जाने का ये सब मैटर देख रहे हैं, मैरिज कर दी, अदरवाइज वो उस क्लास को मैनेज नहीं कर पा रही जिस पे उसका ब्रदर और उसकी भाभी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ से उनको प्रेशर दिया जा रहा है लड़की की मदर की तरफ से कि नहीं उनको बोलो ये करो। तो मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले ही कोई एक ऐसा मैटर आया, तो मैंने लड़की के फादर को ये बोला कि मैंने कहा जब आपने अपनी बेटी को जस्टिफाइड अमाउंट नहीं दिया, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के किसी और जिसकी वो बेटी भी नहीं है, उन्होंने तो आपके अपने बेटे से आपकी बिटिया की शादी करी है, आपने तो सेम तरीके से दोनों बच्चे पैदा हुए, लेकिन आपका एक तरफ रुझान ज़्यादा रहा और दूसरी तरफ रुझान कम रहा, 80-20 रहा। 80-20 भी नहीं है, केसेस में देखो 95-5 है। तो वो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई 1-2 करोड़ रुपए शादी पे लगा दिया तो लड़की
वहां भी तो उसे मिलेगा। किसी ने ये बोला कि भाई वहां भी तो मिलेगा, आप तो दे नहीं रहे और आप उम्मीद करते हैं कि वहां मिलेगा, तो वहां कैसे आप उसे वो करोगे? अब आप कंटिन्यू करिए। देखो, एक्चुअली क्या है, मैं ना दो तीन चीजें दर्शकों से बात करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सोशल मीडिया में इतना मत घुसो। आप ये मत सोचो कि लड़की अपनी माँ के साथ बात कर रही है तो माँ उसका घर ही तोड़वाएगी। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा। जहां तक बात रही बच्चों के लिए इक्वल करने की बात, या आप कितना खर्च करते हो कितना खर्च नहीं करते हो, मुझे याद आता है एक केस जिसमें हस्बैंड आता है मेरे पास, मेरे से उम्र में 25-30 साल बड़ा, मेरे पास आता है, मेरे से डिस्कस करता है प्रॉपर्टी का उससे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। फाइल्स लेकर आता है, अपनी वाइफ को लेकर आता है मेरे पास, मेरे से डिस्कस करता है सारा, और मुझे ऑफर करता है एक्स अमाउंट ऑफ मनी, और मुझे बोलता है कि आप कंट्री से बाहर चले जाना है तो वहां चले जाओ, आपका सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, बट मुझे बताओ मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है अपने बच्चों की, वेल्थ की। क्या वो नॉलेजेबल नहीं है? क्या उसके पास स्टाफ नहीं है? उसे इन्वेस्टिगेशन कंपनी में मेरी जरूरत क्यों पड़ी? एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरा क्रिएशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। मैं उसे साफ बोलता हूँ कि देखो सर, मैं बाहर जाने के अपने इस टाइम पे नहीं हूँ, राइट। आई कैन गो, अगर किसी को कोई मौका मिलेगा ना बाहर जाने के लिए, उसे पता है यार लाखों अच्छे रुपए लगेंगे, तो यार मैं एक ऐसी जगह पे जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट का काम ही तो है, क्लाइंट ही तो पैसे खर्च कर रहा है। आई सेड नो, I will go. I will be in India, but I'll go there and I'll discuss everything. That is not an issue. I'll discuss with my clients also. I will do your work also. Your work needs continuously 7 to 8 hours, right? एक एक दिन के अंदर मुझे लगने हैं, और ये काम मैं शाम के बाद कर सकता हूँ, राइट। ये काम मैं 6-7 बजे के बाद कर सकता हूँ, रात के 2 बजे तक कर सकता हूँ, 1 बजे तक कर सकता हूँ। तो आई कैन थिंक, क्योंकि मेरे जो अब्रॉड के क्लाइंट है वो मेरे से कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि केसेस के अंदर जो चल रहे होते हैं, जैसे लंदन का क्लाइंट है 5.5 घंटे आज का वो पीछे टाइमिंग है, का फर्क है। जो हाँ अमेरिका का कई जगह पर है जिसमें आपका जो टाइम है उसमें आधा घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो, इस तरह से चलता है। कनाडा का टाइम अलग है, समथिंग लाइक दिस। सो आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। नाउ अब बैठता हूँ, सारे केस को मेरे को देखे जाते हैं, एवरीथिंग आई डू बीन ओवर देयर, आई वेरी गुड, ऐसे ये इसको दे दो, ये मेरी ओपिनियन है, आई एम नॉट जजमेंटल, बट ये आप, क्योंकि लड़की की प्रोफाइल सारी मैं चेक करता हूँ, लड़के की प्रोफाइल चेक करता हूँ, इन दोनों की प्रोफाइल चेक करके इनकी कमिटमेंट लेवल चेक करता हूँ, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता हूँ, इनकी क्षमताओं को, सारी चीजें देखने के बाद जब मुझे लगता है कि यस इट कैन बी डन, मैं उसे बोलता हूँ कि ये कंपनी जो है अपनी लड़की को देना, लड़के को मत देना, राइट। मुझसे उस समय आर्गू करता है, कहता है पुरी साहब लड़की तो आज तक उस कंपनी में नहीं गई है, लड़की को तो पता ही नहीं है ये कंपनी कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, इस कंपनी में तो मेरा लड़का मेरे साथ जाता है और ये पिछले 3 साल से मेरे साथ जा रहा है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो कि लड़की को दे दूं मैं लड़के को मत दूं। मैंने कहा सर देखो, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, एग्जीक्यूट करना आपका काम। आप करो ना करो, आप अपने जाति डिस्ट्रिक्ट से करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, राइट। बट मेरे को एक पश्चाताप होगा, एक मेरे को फीलिंग आई कि यार मेरे लिए ये काम किया तो सही सही ये क्यों नहीं मांग, राइट। मुझे यही लगेगा ना ज्यादा से ज्यादा। जहां तक पैसे की बात है आपने मुझे दे दिया, जहां तक काम की बात है मैंने आपका कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन तो अब आपका काम है। 2 साल के बाद सज्जन फिर मेरे पास आते, कहते पूरी साहब आप गॉड हो? मैं कहा नहीं। कहता आप जोशी हो? मैं कहा नहीं। मैं कहाँ से, मैं तो नहीं मानता इन चीजों। मैं कहा मैं उतनी भगवान की आस्था रखता हूँ जितना आम पब्लिक रखता है 140 करोड़ की जनता में जो आजकल है। मैं तो सिंपल एक इंसान हूँ, आई तो वेरी स्मॉल फ्राई इन दिस वर्ल्ड। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं जो कुछ हूँ आप लोगों की बदौलत, तो अपने इन्वेस्टिगेटर्स की बदौलत। सर आपने कैलकुलेशन सही की थी, मेरी वो कंपनी मेरे बेटे ने जीरो कर दी, मैंने इंटरफेरेंस तो बंद कर ही दिया था, तभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थी, वो मेरी कंपनी जीरो हो गई है। कहता अब मैं क्या करूँ? ठीक है, जहाँ जहाँ लड़की को मैंने ये पोर्शन दिए थे वहाँ ये सक्सेस, जहाँ लड़के को ये दिए थे वहाँ सक्सेस भी लिए, लेकिन इस कंपनी का मेरा डिसीजन उल्टा पड़ गया। कहता है आपने क्यों बोला था? कहता है कैसे चीज थी? अभी भी दे दो। अभी किस लेवल पर है? मैं कहा उसकी बैलेंस शीट लेकर आओ, उसका सारा सिस्टम मुझे बताओ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी अकाउंटिंग है, सब कुछ है। मैंने सारा एनालाइज किया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ डाउनफॉल हुआ, क्या चीज़ चली, क्या चीज़ नहीं चली, कहाँ पर होनी चाहिए। मैंने कहा एक लड़की से मीटिंग कराओ मेरी। लड़की से मीटिंग हुई मेरी, लड़की को सारा समझाया। लड़की ने वो कंपनी, आज की डेट में वो लड़की ने फिर दोबारा उस कंपनी को खड़ा कर दिया।
इसमें कोई मेरी सक्सेस नहीं है. You have to trust your kids. You should understand about that. आप उनके बारे में सोचो कि वो क्या कर सकते हैं. आज की डेट में मेरे 2 बच्चे, दोनों लड़कियां, एक बाहर बैठी हुई है, ठीक है कि नहीं, एक इंडिया में, राइट. शी इज अनमैरिड, शी इज 27 ईयर ओल्ड, शी इज अनमैरिड, हैविंग अ ग्रैंडसन. आई एम बीन हैविंग 7+ ईयर का मेरा ग्रैंडसन है. बट आई नो हर कैपेबिलिटीज, आई नो स्किल सेट आपको स्किल सेट, मुझे दोनों का पता है. तो नाउ शी इज द बेस्ट वन in pre-matrimonial and post-matrimonial. She has lot of cases, she has lot of discussion, right. इसके पास इतनी नॉलेज है कि I think about that कि यार भाई गॉड क्या चीज है, मैंने ऐसा बच्चा आ गया मेरे घर में. आई थिंक हम एज ए टीम इसीलिए बेटर काम कर पाते हैं बिकॉज मैं अभी की जनरेशन का अपना पर्सपेक्टिव उनको दे पाती हूँ. डिफरेंट. हाँ, और वो मुझे एक सेफ्टी नेट देते हैं, समझाते हैं 100%. सो आई थिंक हमारा हर केस आपस में डिस्कस होता है. एंड आई थिंक एक चीज है जो हम दोनों साथ में करते हैं, विच इज दैट हमारा जजमेंट का कोई लेंस नहीं है. आज अगर मैं कोई केस की बात कर रही हूँ या वो किसी केस की बात कर रहे हैं, हम कोई, वी आर नॉट द मॉरल पुलिस. हम नहीं डिसाइड करेंगे कि वो सही है या वो गलत है. शायद जो इंसान इन्वॉल्व था उसके लिए सही या गलत था, राइट. हम अपनी तरफ से एक बहुत सीधा फैक्टर है, वो हम दोनों का एक बेस लाइन है जो किसी भी क्लाइंट से डिस्कस करने से पहले उन्हें बता दिया जाता है. दिस इज द वे वी विल वर्क, दिस इज द प्रोसेस, इतना टाइम लगेगा. सिर्फ यहाँ पे पैसे के लिए काम करने के लिए नहीं बैठे हैं. हम केसेस को मना कर देते हैं लेने से. बहुत या आ रहे हमको हैं. लगता है कि Yeah. ये प्रोटोकॉल क्रॉस कर रहा है, Right. या हमसे ये ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए कि हम गॉड है. पुरी साहब, जैसे अभी हमने मैट्रिमोनियल का भी डिस्कस करा, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करे, ऐसी फैमिली डिस्प्यूट्स भी हो जाती हैं. जैसे आपने बताया कि उन्होंने अलग से बिजनेस बच्चे को दे दिया या फिर माइनस हो गया. ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के भी आते होंगे. कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि डिस्कस कर सकते हैं? देखो, बहुत बिजनेस में ऐसा होता है कि पार्टनर्स की आपस में नहीं बनती है, तो हो जाता है. कई जगह पर तो बताया भी नहीं जाता है. कई केसेस में वहां पर अपनी कंपनीज खोल ली जाती है, दैट इज पैरेलल कंपनी खोल ली जाती है, और सारा धंधा वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे हमने केस किया था. उसके अलावा कई काम ऐसे होते हैं जो, आई एम सॉरी टू कोट दिस थिंग, कि मैं सबसे माफी मांगूंगा कि इसमें मैं कुछ अपनी राय नहीं दे रहा, लेकिन जो केसेस आते हैं मैं वो बता रहा हूँ. काम कच्चे में भी काफी होता है, राइट. कैश में भी काफी करते हैं. पैरेलल इकोनॉमी है पूरी. पैरेलल इकोनॉमी, ठीक है. और आप देखो कि गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा पैरेलल इकोनॉमी, अगर आप एनालाइज करो, ओके. और उसमें बेसिकली आप देखो कि हमारे जो नोटबंदी हुई, वो हमारे जो 3 लोगों ने की, वो तीनों गुजराती थे. हमारे नरेंद्र भाई ने सबसे लास्ट में की, एंड ही हैज डन अ मार्वलस जॉब. आई रियली लाइक्ड, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो बीजेपी गाय, बट आई एम प्रो मोदी हैव बिकम. द लॉजिक इज बिहाइंड इट. आज की डेट में आप सड़कों पे जाते हो, आज की डेट में आप वो जाते हो, आपको लगता है कि यार यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट योर किड्स, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट देयर सेफ्टी, बिकॉज आप सही जगह पे काम कर रहे हैं, राइट. दैट इज ऑल्सो बिन देयर. तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर पैरेलल इकोनॉमी के चक्कर में लोग नंबर 2 में पैसा इन्वॉल्व कर लेते हैं. वहां पर एक आदमी भी मर जाता है जो उस पर डील कर रहा होता है, राइट. तो उस समय उस चीज को एनालाइज करना, निकालना कि इसने वो पैसा अपने पास 20, 30, 50 करोड़ रुपया जो रखा, जो दूसरे बंदे से लेना था, उसने कहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, कहाँ उसने क्या कर दिया. बहुत टीडियस वर्क होता है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कोई काम इस तरह से लीगलाइज नहीं किया जाता, ये सिस्टम में नहीं आता. पर लेकिन जैसे अब ब्लैक मनी का आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई पर्ची वगैरह ये सब छोटा मोटा कैश की ट्रांजैक्शन तो ऐसा ही है. अगर उसमें अगर एक बंदा नहीं रहा, जैसे आपने केस बताया, उसमें अगर दूसरे वाला नहीं देना चाहे तो उसमें तो कोई ट्रांजैक्शन तो रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग, सिस्टम इज रॉन्ग ना. जो बंदा इस चीज को डील कर रहा है, अगर वो पार्टनरशिप कंपनी में चला रहा है, तो वो क्यों नहीं डिस्कस करता, अपने पार्टनर्स को क्यों नहीं बताता. पर्ची तो वही है ना जो उसने दी हुई है, पैसा तो उसने दिया हुआ है ना. अगर वो अपने पास ही सारे फाइनेंस को रखेगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. I think when you are into any relationship, when you are into the employment, when you are into the partnership, when you are into the directorship, you must give everything equally.
knowledge to everybody, so that the person should feel about that कि बॉस यहाँ पर हमें कोई कमी नहीं है। आज मैं अगर नहीं रहता तो मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को सब पता है मेरे एक एक चीज के बारे में, मेरे एक एक फाइनेंस के बारे में, राइट, मेरी एक एक इन्वेस्टमेंट के बारे में। दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। यहाँ पर आज रिश्ते क्यों नहीं चलते? लोग छुपाते हैं, लोग अपने ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप किसी कंपनी में बैठे हुए हो, पार्टनर हो, आप 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, एक आदमी डील कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर डील कर रहा है तो भी उसे बताए ना, एक कभी एक को ले जाए, कभी दूसरे को अपने साथ ले जाए, कभी तीसरे को ले जाए। तो उससे क्या होगा कि उसको लगेगा जिस आदमी के साथ कच्चे में काम कर रहा है कि यार ये तीनों आदमी को मालूम है, उसने पर्ची दी हुई है, वो पर्ची वो क्यों अपने पास रखना चाहता है? वो पर्ची क्यों नहीं एक ऐसे ज्वाइंट अकाउंट में रख देता, ज्वाइंट लॉकर में रख देता, अपने ऑफिस में कहीं रख देता, जहां पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे डर लगता है कि यार ये तो इतना मोटा अमाउंट है, मैं कैसे करूंगा? वो दैट इज टू प्लानिंग। टू रिलेशनशिप में मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मैं थर्ड फॉक्ट ये बोलता हूँ, पहले तो कम्युनिकेशन वर्सेस रिलेशनशिप को लेके मैं बात करता हूँ, दूसरा मैं रिस्पेक्ट वर्सेस लव को बात करता हूँ, तीसरा ट्रस्ट वर्सेस, मैं अगर ट्रस्ट है तभी आगे चलो, अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो पार्टनरशिप किस बात की जी। वो अगर पार्टनरशिप है, वो अगर एम्प्लॉयमेंट है, वो अगर रिलेशनशिप है, तो आपको एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बताता हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी ये चीज बताना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टिगेशन कंपनी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने दिमाग के स्किल्स को खोल लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन कंपनी की जरूरत है, वही काम करेगी। आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अपनी लड़की की शादी करते हो तो आप क्यों नहीं उसकी परवरिश, उसके भाव भाव, उसकी रहने की क्षमता, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका घूमना, उसका गाड़ी, उसका खाना पीना, उसके पास कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए, उसका टेम्परामेंट क्या है, वो कितनी किसी को स्पेस देती है, कितना, दिस इज ऑल यू हैव टू चेक। अब जब आप दूसरा आदमी ढूंढ रहे हो तो आप दूसरे आदमी में क्वालिटीज क्यों नहीं चेक करते जो आपकी लड़की की क्वालिटी से लड़के के लड़के चेक करते हैं? अगर आपस में भी 2 बंदे बात करते हैं, लव मैरिज भी होती है, तो अरेंज मैरिज में वो कैसे कन्वर्ट हो? मेरी भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन लव कम अरेंज मैरिज। पेरेंट्स हैव टू बी इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स ओवर देयर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, because they should also give a respect to each other and they should understand about that what the sex। लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए कि ये लड़की क्या है, ये लड़का क्या है, ये क्या चीज है, हमें क्या चीज है, हमारे बच्चों को क्या चाहिए आगे, हमारे बच्चे किस लिए कहाँ जाना चाहते हैं, उनको समाज में किस तरह की रुकावट चाहिए, किस तरह की रुकावट नहीं चाहिए, उनको किस तरह की हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए उनकी सक्सेस के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड लाइफ। हर आदमी इन्वेस्टिगेटर है, हर पेरेंट्स इन्वेस्टिगेटर है, हर लड़की या लड़का भी इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन वो टिप्स ले नहीं है तो हमें कॉन्टेक्ट कर ले, हम समझा देंगे सारी चीजों जी। दोस्तों, आज की हमारी जो जोड़ी थी पिता और पुत्री की, और बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हैं, आप लोग भी अगर कभी संपर्क करना चाहें तो बलदेवपुरी जी और तान्यापुरी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा था, मैं कुछ और तैयारी करके आया था कि कुछ और क्यूरियोसिटी भरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन सर से मिलके और तान्या जी से मिलके ऐसे लगा कि लाइफ स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा, सोसाइटी के बारे में आपने एक सोसाइटी का आईना दिखाया और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, केसेस के माध्यम से भी। तो हमें ऐसा लगा कि, मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद अवेयरनेस का लेवल मेरा और मेरे ऑडियंस का बढ़ेगा। तो आई रियली थैंकफुल टू यू, और आपने अपना टाइम निकाला और आपने बहुत ही बढ़िया मन से बात करी, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही समाज में अच्छा काम करते रहें। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे आगे अगर इस क्लासिफिकेशन में, इस बिजनेस में आना चाहें, जैसे आपने अपनी डॉटर को लाया, तो क्या आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक फील्ड हो सकता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हर आदमी जो है वो स्ट्रेट अवे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डिटेक्टिव बनना चाहता है। जितने मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रपोजल आते, सर मुझे डिटेक्टिव बनना है, मेरे अंदर ये स्किल है, इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। अच्छा आपका मोबाइल नंबर क्या है जिसमें मैं भेजूं? तुम डिटेक्टिव बनना चाहते हो, मोबाइल तो डिटेक्टिव कंपनी का मोबाइल नंबर नहीं पता ओनर का, जो कि बड़ा फेमस है। इट इज नॉट दैट कि मैंने कोई चीज हाइड की हुई है, आपको ये नहीं पता आप किस कंपनी में डिस्कस कर रहे हो, आपको अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करना, आपको अपना
आधार कार्ड और पैन कार्ड देने में भी हिच है, राइट? हम बड़ी सारी चीजें लिखते हैं, अपना रेंट एग्रीमेंट बताओ, अपना ये बताओ, अपना, यू सी दिस इज ओनली अ क्लास। हम लोगों को एक कोर्सेज देते हैं, जो कोर्सेज लोग घर बैठ के कर सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं। एक स्मॉल टोकन अमाउंट ऑफ मनी दे टेक इट बिकॉज वी गिव देम द नॉलेज। इट इज नॉट दैट बिकॉज वी हैव ओनली बीन क्लैरिफाइंग, वी ओनली बीन क्लियरिंग और एवरीथिंग, हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। आज अगर कोई बंदा लुधियाना में बैठा हुआ है, आज कोई बंदा कोलकाता में बैठा हुआ है, आज बंदा कोई बैंगलोर में बैठा हुआ है, आज बंदा कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, अगर हमसे डिस्कस करना चाहता है, हैदराबाद में बैठा हुआ है, तो हम उसको नॉलेज देते हैं और उसे बताते हैं कि भाई तुम्हारी स्किल में क्या ऐसी चीजें और ऐड करो जो तुम्हें बेनिफिट देंगी, राइट? जो अगर तुम्हें हमसे 1 घंटा 2 घंटा डिस्कशन करके तुम्हें कोई बेनिफिट मिलता है, फिर हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि आप इन इन चीजों को करो अपने लेवल पे खुद, तब आपको ये नॉलेज आएगी। आई थिंक एक अच्छा डिटेक्टिव कोई एक दिन में एक केस से कभी नहीं बन सकता। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑन फील्ड ट्रेनिंग, हर चीज़ उसको कंट्रीब्यूट करती है फॉर देम टू एक्चुअली बिकम द डिटेक्टिव। मल्टीपल स्किल सेट चाहिए। एग्जैक्टली। मेरे पास आज की डेट में हम लोगों की 140 करोड़ की जनता है। आई लव टू वर्क विद 140 करोड़ लोग, राइट? क्योंकि कोई जगह कहीं पर भी बैठा, हर आदमी की स्किल पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसी कोई चीज है, यूनिक है जो आपको बेनिफिट देगी। आपको बेनिफिट देगी मीन्स आपके केस में आपके क्लाइंट को बेनिफिट मिल सकता है। कोई ऐसी जगह है जहां पर एक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट, वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। यू सी दैट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर आदमी इंटेलिजेंट है। आप ये मत सोचो कि जो दूसरा आदमी है वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो आपसे कोई चीज मांग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी एक क्वालिटी आपसे शेयर कर रहा है, आप उस क्वालिटी को एनालाइज करो, उससे डिस्कस करो, उसके सीवी को स्कूटनाइज करो, उसके सिस्टम को एनालाइज करो। जब आप सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हो और देखते हो तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा हमारा। किसी गांव के अंदर बैठा हुआ बंदा हो, राइट, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर हो, कोई पर्टिकुलर जेंडर हो, सिर्फ मतलब आदमी हो तो नहीं जरूरी कि आज कंपनी हैज प्रूवन दैट औरतें भी करती हैं वही सेम काम और उसी जज्बे के साथ करती हैं। And I always say that females are more intelligent than a male. It is not that. It is commendably, Tanya has said this thing, कि उनकी जो स्किल होती है, वो इंस्टीट्यूट करने की जो स्किल है, वो पकड़ने की जो स्किल है, वो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिक्स सेंस उनकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट इट डजंट मीन दैट कि फीमेल इन्वेस्टिगेशन ज्यादा अच्छा कर सकती है, मेल नहीं कर सकता है, नॉट दैट। इट इज ओनली दैट कि आप हर आदमी की स्किल को पकड़ो। Exactly. हर आदमी में स्किल होती है, हर फीमेल ऐसी नहीं होती, लेकिन स्किल जिस जिसकी भी अच्छी है उस स्किल के ऊपर काम करो, उस स्किल को देखो कि आपको कहाँ बेनिफिट होगा। तो जब तक आप केस के ऊपर क्लाइंट से आधा पौना घंटा 1 घंटा डिस्कस नहीं करते, आपको लगता है नहीं अब ये केस आ गया मैं पैसे ले ले, हाँ सर कितने चार्जेस होंगे इस चीज के, हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होता केस, हम ऐसे चार्जेस नहीं बताते, आप आइए हमसे मिलिए, डिस्कस करिए, अपना समय दीजिए तब। तो लाइफ के अंदर लोग जो हैं ऑटोमेटिकली समझना धीरे धीरे शुरू कर दिया, जो मेरे टच में रहते हैं, जो तान्या के टच में रहते हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट कि दे आर वेरी हैप्पी और एंड में हमसे गले मिल के जाते हैं, कहते हैं कि बॉस मजा आ गया, राइट पुरी साहब आपसे मिलके और आपने हमें ये चीजें बता दी। सर क्लाइंट तो कहते हैं, मैं भी आपसे ये कहूंगा कि आपसे बात करके और आपकी नॉलेज देख के और आपका जो विदाउट ईगो जो आपका हम्बल एटीट्यूड है वो देख के मजा आ गया।